नमस्कार दोस्तों, स्टडी एग्जाम मेंटर्स में आपका स्वागत है। जब भी पेंशन के बारे में जिक्र होता है तो आपने लोगों को यही बोलते हुए सुना होगा कि पेंशन तो 2004 में ही खत्म हो गया था। तो फिर ये एनपीएस ओपीएस क्या इशू चल रहा है? उनके हिसाब से तो पेंशन खत्म हो गई, तो फिर ये एनपीएस ओपीएस ये क्या चल रहा है? तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। आपने न्यूज में ये भी सुना होगा, पर्टिकुलर ये इंग्लिश अखबार में आपने पढ़ा होगा कि सेवरल स्टेट्स आर रिवर्सिंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में, उसमें लिखा था सेवरल स्टेट्स आर रिवर्सिंग बैक। मैंने कैटेगरिकली ये बैकवर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि रिवर्सिंग मतलब भी बैक होता है और बैक मतलब भी बैक होता है। तो रिवर्सिंग बैक का तो मतलब बैक बैक हो गया। तो ये इस एरर को इंग्लिश में पर्टिकुलरली एरर ऑफ रिडंडेंसी बोलते हैं या एरर ऑफ रिपीटिशन। तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था सेवरल स्टेट्स आर रिवर्सिंग टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, और या सेवरल स्टेट्स आर गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो चलिए फिर ओल्ड पेंशन न्यूज देखते हैं। और न्यूज में क्या था, जैसे गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन अभी शुरू हो चुके हैं, उसमें भी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया, अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगी तो वो ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएंगी। और कुछ स्टेट्स है, जैसे अभी रिसेंटली पंजाब कैबिनेट, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रजामंदी दे दी है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में तो ऑलरेडी सी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो अब हम देखें, तो इस वीडियो में हम खास करके क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखें कि पेंशन क्या होता है और इंडिया में पेंशन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन सा रेगुलेटर इंडिया में है पेंशन सेक्टर के लिए। फिर हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जानेंगे, न्यू पेंशन की स्कीम के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और फिर थोड़ा सा दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेंगे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। और ये भी थोड़ा एनालिटिकल होकर हम ये जानेंगे कि कौन सा ज्यादा सस्टेनेबल है। 2 एमसीक्यूज हम करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे पेंशन क्या होता है। तो पेंशन मतलब एक टाइप का ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब अगर आपकी उम्र हो गई है, मतलब आप रिटायर कर गए हैं, तो इतने दिनों आपने जो काम किया है, तो इसके एवज में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ पैसे देता है, मंथली इनकम, जैसे एन्युटीज उसको कहते हैं, क्योंकि आपने काफी सालों तक उसके लिए काम किया था, इसके एवज में मिल रहा है। हम इसे ग्रेचुइटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ग्रेचुइटी में क्या होता है, ग्रेचुइटी में जैसे आपने मिनिमम सर्टेन ईयर, जैसे यूजुअली 5 साल होते हैं, तो आपने किसी भी एम्प्लॉयर के, हम तब कहीं भी आपने 5 साल काम किए हैं, 5 इयर्स आपने 5 साल काम किए हैं, तो उसके बाद आपको ग्रेचुइटी मिलती है। और ये ग्रेचुइटी आपको अब जब चाहे निकलवा सकते हैं। लेकिन ये पेंशन का क्या है, ये आपको जब आप रिटायर कीजिएगा, अब जो भी है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 62 इयर्स के बाद आपको मिलेगी, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो उनकी एज 55 इयर्स है, तो आपको फिर उस ईयर के बाद मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं, गैस स्टोव होता है, उसमें एक रेगुलेटर होता है, वो अमाउंट ऑफ जो भी आपका जो गैस जाएगी, जो आपकी एलपीजी या आप सीएनजी जो भी यूज कर रहे हैं, कि कितनी गैस जाएगी वो रेगुलेट करता है। गैस की मात्रा क्या होगी, फ्लेम कम करना है, ज्यादा करना है, उसके लिए रेगुलेटर हम यूज करते हैं गैस सिलेंडर में। तो किसी भी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है, जैसे आरबीआई हो गई। आरबीआई क्या करती है, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जितनी आपको शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। तो उसी तरह पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, जो क्या है, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि एक लॉ के द्वारा, एक स्टैट्यूट मतलब एक रिटन लॉ के द्वारा ये स्टैब्लिश की गई है। और अब जैसे देखिए यूपीएससी क्या होगी, यूपीएससी
यूपीएससी ये क्या होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका मेंशन है, लेकिन पीएफआरडीए का जो भी मेंशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। ये चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स है, कौन अपॉइंट करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस जो है उसको रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, आईआरडीए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, हैदराबाद। तो ये एक एक्सेप्शन जैसा हो गया, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसका हेडक्वार्टर्स क्या है, मुंबई। जैसे कि मुंबई किन किन का हेडक्वार्टर्स है, आरबीआई का हेडक्वार्टर हो गया, फिर सेबी का हेडक्वार्टर हो गया, और बाकी जगहों के हेडक्वार्टर्स क्या है, दिल्ली। जैसे अभी हमने देखा पीएफआरडीए का जो हेडक्वार्टर क्या है, वो दिल्ली है। लेकिन आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे आईआरडीए है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, सबसे पहले तो हम जान लें कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ये 2003 में ही गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब ये नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लोग जब भी आपसे ये कहें कि अरे इंडिया में अब तो पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है, तो इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही कि पेंशन वाला जो सिस्टम खत्म हो गया है। वो अगर बात करते हैं कि इंडिया में पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है, तो वो बात कर रहे हैं ओपीएस के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, ये एक फिक्स्ड बेनिफिट है, ये फिक्स्ड बेनिफिट एक स्कीम हो गया, फिक्स्ड बेनिफिट, PENEFI। इसमें क्या होता था, बेनिफिट्स फिक्स थे। बेनिफिट्स फिक्स मतलब क्या, कि सरकार आपको कुछ पैसे रिटायरमेंट के बाद जो आपको हर मंथ देगी ही। और वो क्या था अमाउंट, वो था 50% ऑफ आपकी जो बेसिक सैलरी थी उसका 50% प्लस उसमें डियरनेस अलाउंस ऐड होता था। मतलब इसमें इन्फ्लेशन को भी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी एक इसमें आइटम था। और दूसरा क्या था कि ये 10 years सर्विस रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाय द एम्प्लॉय। मतलब कि मिनिमम जो एम्प्लॉय, ऐसा नहीं कि आज आप 59 के हो गए, 60 या 62 के बाद आप रिटायर कर रहे हैं, तो 2 या 3 साल आपने नौकरी की, फिर भी आप जितने साल जिंदा है आपको पेंशन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं था। मिनिमम आपको कुछ एक टर्म था कि इतने साल आपको काम करना है। मैंने कुछ न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ मैंने 10 years लिखा है, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर अखबार में ये 10 साल का पीरियड दिया गया। एक दो अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने ये टर्म को 20 years भी लिख रखा है। तो ये मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरा नॉलेज जहां तक है ये 10 years सर्विस रिक्वायरमेंट था, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स में ये मेंशन उन्होंने कर रखा है। तो हमने देख लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि बेनिफिट्स फिक्स थे। इसके बेनिफिट्स क्या, 50% जो अपनी लास्ट ड्रॉन जो आपकी सैलरी थी, लास्ट सैलरी जो थी आपकी, उसका जो बेसिक था उसका 50% आपको मिलता था, बेसिक का आधा, प्लस डियरनेस अलाउंसेस, मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, वो भी एडेड था उसमें। आइए अब देखते हैं एनपीएस के बारे में। अब हमने देखा कि ओपीएस तो 2003 में खत्म हो गई थी। ओपीएस 2003 में खत्म हो गई थी, तो ऑब्वियसली 2003 में पुरानी स्कीम खत्म हुई तो कोई नई स्कीम आएगी। और ये शुरू में ये क्या था ना, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था शुरू में जो था, लेकिन 2009 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कर दिया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कर दिया। और ये वॉलंटरी है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का चाहे तो ही इसके बेनिफिट्स का बेनिफिट्स उठा सकता है। मतलब मैंडेटरी नहीं था कि नहीं, ये वॉलंटरी सेक्टर है, वहां पे आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट पेंशन देना ही है। अब ये क्या था, पिछले बार हमने देखा था कि उसके बेनिफिट्स जो थे फिक्स थे। ये क्या है, इसमें आपके जो भी है ना, इसमें ये इन्वेस्टमेंट टाइप की स्कीम थी। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्कीम, मतलब आपको क्या करना है कि कुछ पैसे आपको देने हैं और कुछ पैसे आपके जो एम्प्लॉयर है वो देगा। तो डिफरेंस हमने देख लिया। वैसे डिटेल डिफरेंसेस हम बाद में भी देखेंगे। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 18 to 70 years, मतलब
पहले ये था कि 65 साल तक आप अगर आप 65 साल के हैं तो आप इस एनपीएस में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अब उन सरकार ने क्या किया, कुछ साल पहले जो इसकी उम्र सीमा थी उसको बढ़ा करके 70 साल कर दी है। जैसे हमने यहाँ देख लिया था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय 10% अपनी बेसिक सैलरी का दे सकते देते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है 14% देती है। और ये प्राइवेट सेक्टर में वॉलंटरी है, आपकी मर्जी आप इतने % अपना एनपीएस में दे, ये पहले डिसाइड होता कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेट कंपनीज बता देती है कि ठीक है, हमारे हिसाब से, हमारे तरफ से जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा 10% होगा, 12%, जो भी होगा, मैक्सिमम 14% तक दे सकते हैं। और इसमें ये जो एक फंड होता है, क्योंकि हमने एनपीएस के जो फंड्स होते हैं, जो एनपीएस का फंड होता है वो रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए। लेकिन इसके फंड्स को मैनेज करते हैं कुछ फंड मैनेजर्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और लेकिन वो पीएफआरडीए मतलब जो रेगुलेटर है उसकी अप्रूवल के साथ वही रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे पहले क्या होता था, ओपीएस में होता था कि गवर्नमेंट है, फिक्स बेनिफिट स्कीम थी, तो गवर्नमेंट इतने % आपको देगी कि जो भी आपकी सैलरी होती थी उसका 50% साल में, बेसिक सैलरी उसका 50% गवर्नमेंट दे देती थी। लेकिन एनपीएस में क्या होता है, क्योंकि आपकी तरफ से आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसमें। जैसे आपको कुछ चॉइसेस आपके पास है, जैसे स्कीम्स और फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हैं। कुछ वहां पे लिमिटेड फंड मैनेजर्स होते हैं, उसमें से आप अपना चूज कर सकते हैं। और दूसरा स्कीम्स का क्या है, स्कीम्स में जैसे आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, या आपको किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ये आपकी चॉइस है। और इसमें क्या होता है ना, एक दो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे है कि आप पूरा 100%, जैसे मान लीजिए आपने 10L आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, रिटायर के टाइम पे आपकी 10 लाख रुपए है, तो उसमें से आप मैक्सिमम 6L ही निकाल सकते हैं। 4L आपको एन्युइटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको हर महीने जब तक आप जिंदा हैं उस हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। और एक और चीज ध्यान में रखनी है, जैसे आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस कवर्ड नहीं है, उनमें क्या वो ओपीएस वाला सिस्टम है, आर्म फोर्सेस के लिए वो लागू होता है। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस में। पहले हमने देखा ये पेंशन ओरिएंटेड स्कीम है, मतलब कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो एम्प्लॉय है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। और एनपीएस में क्या होता है, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा, और हमने देखा ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान मतलब कि आपको मिनिमम इतने पैसे मिलेंगे ही, और इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या, आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है कि चलो 10% आपको हर महीने जो कॉर्पस है, एनपीएस का जो कॉर्पस है उसमें आपको 10% डालने हैं। इसमें क्या है, गारंटीज अ सर्टेन पे आउट, कुछ पैसे तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट्स है तो कुछ तो पैसे मिलेंगे। ये मार्केट ड्रिवन है, अगर मार्केट अच्छा है तो अच्छे पैसे मिलेंगे, मार्केट की हालत बहुत खराब है तो रिटर्न बहुत कम आएगा आपको। अभी देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके लिए, मतलब हम एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलेंगे ही, और इसमें डियरनेस अलाउंसेस का भी फैक्टर है। अगर जैसे इसमें ओपीएस में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका जो डीए है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं एनपीएस में, अगर मार्केट की हालत खराब है तो आपके रिटर्न्स भी खराब आएंगे। ठीक है, चलिए अब ये हम देखेंगे कि सस्टेनेबल कौन है। अभी तक से तो ये पता चल रहा है कि ओपीएस में सरकार को पूरे पैसे देने पड़ते थे, या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको सारे पैसे देने पड़ते हैं, और एनपीएस में आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपने ये देखा होगा कि इसमें डियरनेस अलाउंस का भी, डीए का भी फैक्टर एक है। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है
तो जो भी आपका एम्प्लॉय जो भी आपको पेंशन दे रहा है उसे काफी दिक्कत होगी। आप कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। OPS has become unsustainable for governments due to rise in life expectancy। और एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी 70 ईयर्स थी और आप 60 में रिटायर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कितने जो डिफरेंस है 10 साल के लिए आपको पेंशन देनी पड़ती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई, आपकी 80 ईयर्स हो गई, तो आपको गवर्नमेंट को कितने साल तक पेंशन देना पड़ेगा, 20 साल तक। तो गवर्नमेंट पे तो बर्डन बढ़ गया, तो जो भी आपका जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उस पर काफी बर्डन बढ़ गया। इसी कारण बहुत सारी कंट्रीज ने ओपीएस मतलब हमने देखा था कि डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम है, तो काफी साल पहले ही लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भाई, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भाई बहुत हो गया, हम इस सिस्टम को नहीं लागू करेंगे, हम न्यू सिस्टम जो आ रहा है फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन बेस्ड, कि भाई तुम भी एम्प्लॉयज भी कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे और जो काम कर रहे हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को काफी लॉस हुआ था, उनकी जो गवर्नमेंट्स थी उनको काफी लॉस हुआ था। और इसमें क्यों? क्योंकि ओपीएस गवर्नमेंट बेस्ड द इवन लॉन्जेटिविटी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन और एनपीएस का एक फायदा है कि टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है इसमें। जो भी अगर आप टैक्स बेनिफिट्स है एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और एनपीएस का एक नुकसान है कि आप अपने पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, तो एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया एम्प्लॉयज के लिए, और दूसरा अगर मार्केट की हालत खराब है तो आपको रिटर्न कम आएगा। एनपीएस में क्या, एक तो पहला कि रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज एंड सेक्टर डिपेंडेंट। अब इसका मतलब हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो भी एम्प्लॉय है उसके पास ऑप्शन है कि वो फंड मैनेजर अपना चूज कर सकता है, किस सेक्टर में उसे इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि 50% जैसे इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन, जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 50% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, और ये परसेंट बाकी सेक्टर के लिए भी डिपेंड करता है। जैसे 70% है प्राइवेट सेक्टर के लिए, मतलब अब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विटीज में 70% से ज्यादा नहीं हो सकती है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये परसेंटेज आपका कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 50 साल के जब हो गए तो आप 50% नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे इक्विटी में, क्योंकि क्या ये थ्रेशोल्ड है, आपका 40 या 30% कुछ हो जाएगा। इतनी डिटेल में बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। कहने का ये मेरा मतलब था कि जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट की टाइप है एनपीएस में, उसमें आपका रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी रेस्ट्रिक्शंस में है। जैसे आप 60 ईयर्स 65 ईयर्स के हैं तो इक्विटी में आप कम से कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। आइए एमसीक्यू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पीएफआरडीए। आप इस क्वेश्चन को करते समय जैसे मैं क्वेश्चन को जब पढ़ लूंगा तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना। देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट रेगुलेट्स पेंशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। एन इंटरिम गवर्नमेंट ये वाज रेगुलेटेड, एन इंटरिम पीएफआरडीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1954 by a resolution of the government of India, ठीक है। It became a statutory body after the passage of the PFRDA Act। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक से। पहला, इट रेगुलेट्स पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ऑब्वियसली हमने शुरू में देखा था पीएफआरडीए क्या होता है, पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, तो ये तो सही है। एंड इंटरिम पीएफआरडीए वाज established in the year 1954 by a resolution of the government। अब सबसे पहले ईयर देखना है, 1954 by a resolution of the government। इस सेकंड वाले पार्ट पे हम बाद में आएंगे। इंटरिम पीएफआरडीए, सबसे पहले तो ये देखना है कि पीएफआरडीए का काम क्या था। पीएफ था मतलब अभी है क्या। पीएफआरडीए का काम है एनपीएस में जो कॉर्पस बना था, कॉर्पस मतलब जो फंड है, इसका जो फंड है उसको रेगुलेट करना।
इसका जो फंड है उसको रेगुलेट करना। ये एनपीएस इटसेल्फ जब 2003 में आया तो फिर पीएफआरडीए क्या करेगा 1954 में होके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है। It became a statutory body after the passage of the PFRDA Act, ठीक है, ये चीज सही है कि देखेंगे 2003 में जब एनपीएस आया था तो सरकार ने तुरंत ही एनपीएस को एक लॉ के थ्रू नहीं लाया था। जैसे हमारी नीति आयोग है, ये क्या है, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जब शुरू में इंटरिम पीएफआरडीए आया था तो वो एक पीएफआरडीए आया था, इट वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नीदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज पास्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो मतलब रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आया था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये सही है, बस ये ईयर वाइज यह है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट होता है, एन इंटरिम पीएफआरडीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है, ठीक है। बाद में फिर 2013 में 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआरडीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट जो आपका थर्ड सही है, तो आंसर इज ए। चलिए सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। अब एक यूपीएससी का सवाल देखते हैं। Which among the following can join the national pension? एनपीएस कौन ज्वाइन कर सकता है? ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया सवाल था। सबसे पहले ये देखते हैं, डी से शुरू करते हैं। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हमने देखा कि आर्म फोर्सेस तो वो अभी भी ओपीएस चीज होती है, 50% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पे वो पेंशन मिलता है। तो एनपीएस में तो ये नहीं आया, तो ये हट गया। हम एज क्या देखा, 55 टू कितना ईयर्स, ये हमने देखा 55 नहीं, हमने तो 70 ईयर्स देखा था, तो ये भी हट गया। तो हमारे पास क्या बच गए ऑप्शंस, ए और सी, ठीक है। इसमें लिखा है रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली, ये सही नहीं लग रहा। ओनली वैसे भी जब यूपीएससी ओनली पूछता है तो उससे सतर्क रहना चाहिए। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ, इन्होंने मेंशन कर रखा आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। हमने ये भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनपीएस। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने देखा था, फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है जो रिवर्ट कर रही हैं क्या, ओपीएस की तरफ से। तो जिन्होंने नोटिफाई किया है, जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने नोटिफाई किया है एनपीएस को, सिर्फ उनके जो एम्प्लॉयज हैं सिर्फ उनके लिए लागू करता है। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा सूटेबल है, कैन जॉइन। तो आंसर विल बी सी, आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मेरा नाम निशांत है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।